बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम फोर्स और प्रेशर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहले पार्ट में हम फोर्स को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, आपने अपने घरों के अंदर या स्कूलों में बच्चों को रस्सी का खेल खेलते हुए देखा होगा, या आप खुद भी इस खेल को पसंद करते होंगे। इस खेल को टग ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। ज़रा इस शक्ल को गौर से देख लीजिए। बच्चों के जो दो ग्रुप हैं, टीम ए और टीम बी, इस रस्सी को खींचते हैं और हर एक टीम की यही टेंडेंसी रहती है कि हम इस खेल को जीत जाएं। यह पूरा अमल करने के लिए दोनों टीमों को जोर या ताकत लगाना पड़ता है, और जिस जोर या ताकत लगाने से ये टीम्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस फोर्स को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको दूसरी मिसाल भी दे सकता हूँ। क्योंकि हम सब खेलने के शौकीन हैं और हम किसी भी गेंद, फुटबॉल गेंद या दूसरी गेंद को अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बॉल फोर्स लगाने के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती है। इस बॉल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना फोर्स लगाने के बगैर नामुमकिन है। अगर किसी तेज चलती हुई गेंद को अब हम रुकाना चाहते हैं, तो वहां भी इस बॉल को रोकने के लिए फोर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे, फोर्स उस जोर या ताकत को कहते हैं जिसे हम किसी चीज को धक्का देकर अपने से दूर ले जा सकते हैं या जोर लगाकर अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फोर्स की डेफिनेशन ये है: फोर्स इज डिफाइंड as a push or a pull, or we can say that force is a physical quantity that can change the speed, the state, direction and dimension of an object. For example, pushing a wooden box. Number 2, pulling a door. बच्चों, इस शक्ल को गौर से देख लीजिए। ये जो बच्चे हैं, आप गौर से देख लीजिए कि ये इस बॉक्स को धक्का देकर किस तरह दूसरी जगह ले रहे हैं। और दूसरी शक्ल को भी आप गौर से देख लीजिए। ये जो आदमी है, ये इस जो दरवाज़ा है अपनी तरफ जोर लगाकर किस तरह खींच लेता है। तो दोनों मिसालें जो है फोर्स के रिलेटेड हैं। तो इन शक्लों की बदौलत से, इन शक्लों को देखकर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जो पुश है और पुल है, इसमें क्या फ़र्क है। तो प्यारे बच्चों, जो ये फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन वजूद में आता है। अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, ये फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन किस तरह वजूद में आता है। प्यारे बच्चों, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि फोर्स कम से कम दो बॉडीज के इंटरेक्शन से वजूद में आ जाता है। आप गौर से इस शक्ल को देख लें। सुर्ख रंग की जो ये गाड़ी यहाँ रुकी पड़ी है और एक आदमी गाड़ी के पीछे खड़ा है। इस सूरत पर गाड़ी में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी और आदमी में इंटरेक्शन नहीं है। फोर्स come into play due to interaction of bodies. At least two bodies should interact for a force to come into play. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move? No, the car won't move. अब आप दूसरी शक्ल भी देख सकते हैं। इस सूरत में आप यहाँ पर देख लीजिए, गौर से देख लीजिए इस शक्ल को। आपकी बार ये आदमी गाड़ी को धक्का दे रहा है,
इस सूरत में आदमी और गाड़ी के बीच में इंटरेक्शन हुआ है और इस बार अब गाड़ी पर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार, दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन द car may begin to move in the direction of the applied force। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जो ये फोर्सेस हैं, ये जो इंटरेक्शन है, ये किस तरह इंटरेक्शन उससे वजूद में आ जाते हैं। तो अब हम जो ये फोर्स है इसका हम यूनिट पढ़ लेंगे, फोर्स के यूनिट्स क्या हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हर एक चीज़ को फिज़िक्स में मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं, इसी तरह फोर्स का भी यूनिट होता है। फोर्स का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो न्यूटन है, जिसको सिंपल एन से लिखा जाता है। अब आप फोर्स का जो यूनिट है ये भी आप जान गए। प्यारे बच्चों, अब हम फोर्स जो है इसका जो इन्हिसार है ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जो डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी चीज़ पर ताकत लगाएं, यानी किसी चीज़ पर हम एक ही डायरेक्शन से जो ये फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका जो टोटल फोर्स होगा, इसका जो टोटल फोर्स जो इस चीज़ पर, जो ब्लॉक पे, किसी भी चीज़ पे हम जो फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जो उसका टोटल फोर्स होता है वो इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होता है, मजमा होता है। तो सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है, तो इफ़ वी अप्लाई ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, if we apply all the forces on the object from the same direction, the net force F will be the sum of the individual forces acting on the object in the same directions. That means this block here it is a block and we are applying forces, that means individual force F1, F2 and F3 on this block, and the net force F will be equal to sum of the individual forces. That means F will be equal to F1 plus F2 plus F3। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये यहाँ पे दूसरी कंडीशन इस तरह है इसकी, इफ़ वी नाउ, अगर इस पे हम जो अब दूसरा केस इसमें है, अगर हम किसी चीज़ पर मुखालिफ सिमतों में एक ही वक्त ताकत यानी फोर्स लगा देंगे, तो उस सूरत में नेट फोर्स जो इस पे होगा F, वो F1 माइनस F2 के बराबर होगा। इफ़ वी अप्लाई फोर्स on an object from opposite direction, the net force F will be the difference between the forces acting on opposite direction। That means अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे हम एक साइड से राइट डायरेक्शन से F1 फोर्स अप्लाई, लेफ्ट साइड से F1 और राइट डायरेक्शन से F2 फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो ये ब्लॉक है तो इस पे दो फोर्स एट ए टाइम अपोजिट डायरेक्शनों में हम लगा रहे हैं, तो उस सूरत में तो जो नेट इस पे फोर्स होगा वो F1 माइनस F2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व ये कंडीशंस कर रहे हैं इसमें कि इससे हमें क्या मिल रहा है। सपोज जो ये F1 है, हियर वी ऑब्जर्व दैट इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, then the net force on the object F is equal to F1 minus F2. The object moves in the direction of force F1, that is it will move towards right side. Now second condition, if now the force F2 is greater than F1, पहली कंडीशन में F1 फोर्स जो था वो F2 से ग्रेटर था। नाउ सेकंड कंडीशन जो है इसमें अगर जो फोर्स F2 इस ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है वो ग्रेटर है F1 से, दैट मीन्स इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, देन द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। The object will move in the direction of F2, that is it will move towards left।
तो थर्ड कंडीशन इसकी इस तरह है, अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, F1 is equal to F2, then the net force acting on the object will be equal to 0. That means our net force F is equal to F1 minus F2, that is equal to 0. The object won't move in any direction. प्यारे बच्चों, तो आप जान गए इस इंटरेक्शन के बारे में, डिपेंडेंस ऑफ फोर्स के बारे में, या फोर्स पुश एंड पुल के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए। अब इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।